आज हम BSOE 148 का ब्लॉग 1 देखेंगे। इसमें 4 ब्लॉग हैं। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये ESO 14 भी सेम ही चीज़ है। इसमें 2 यूनिट है ब्लॉग 1 में। फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। अच्छा, सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है? तो किसी भी जाति, आयु, वर्ग, व्यवसाय, पद, अधिकार, इन सब चीज़ों का जब हम विभाजन करते हैं, जब बांटते हैं, तो उस चीज़ को हम निम्न स्तर पे बांटते हैं। या तो उसको ऊपर की ओर रखते हैं, उसे उच्च स्थिति पे रखते हैं, या फिर निम्न स्तर पे रखते हैं, उच्च स्तर या निम्न स्तर। उदाहरण के लिए सपोज़ हम हिंदू समाज को ले लेते हैं। इसमें कभी आप देखोगे कि ब्राह्मण को बहुत ऊंचा स्तर दिया गया है और मज़दूर को बहुत ही नीचा स्तर दिया गया है। तो इसमें जो इन दोनों के बीच में जो विभाजन किया गया है, बांटा गया है, इसी चीज़ को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड ने इसे विभेदीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, यानी कि विभेद करना, बांट देना। उनके शब्दों में स्तरीकरण केवल विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति या स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ब्राह्मणों को ऊंचा दिया जाता है, मजदूरों को या तुच्छ जातियों को, निम्न जातियों को नीचे स्तर पर रखा जाता है, इस तरह की चीज़ें। फिर देख लेते हैं संयोजी सिद्धांत। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। सामाजिक स्तरीकरण के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। संयोजी सिद्धांत ये होता है स्थिति, संपदा और सत्ता। अब तक जो भी समाजशास्त्रीय रिसर्च हुआ है, अध्ययन हुआ है, उसमें ये पता चला है कि उग्र विकासीय प्रक्रिया जो है वो सिद्धांतों के बीच कोई संबंध है, इन दोनों के बीच। ऐसे समाज जिसमें सामाजिक स्तरीकरण का संस्था नहीं है, जैसे भोजन का संग्रह करने वाले और शिकारी समुदाय, उनमें भी कुछ व्यक्तियों को ऊपर रखा गया है, किसी को निम्न। जैसे सोने चांदी बेचने वाले को ऊपर रखा गया है, लोहा बेचने, कबाड़ बेचने वाले को हम लोग नीचा रखते हैं, है ना। इस तरह का विभाजन करके हम लोग रखते हैं। तो इसका पहला जो सामाजिक सिद्धांत है वो हमारा हो गया सामाजिक परिस्थिति। यह सामाजिक स्तरीकरण का सबसे पहला सिद्धांत है। इसे प्रतिष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, प्रतिष्ठा मतलब किसी का मान सम्मान हो गया, पद प्रतिष्ठा कहते हैं ना, कि बहुत ऊंचा पद है उसका, बहुत ऊंची प्रतिष्ठावान व्यक्ति है वो। सपोज देखो, जब से हमारा जन्म होता है ना, उसी टाइम से हर इंसान को समाज में उसकी जाति के हिसाब से या फिर जैसे उसका जन्म होता है उससे पूर्व ही ये निर्धारित किया जाता है कि हाँ, उसका क्या स्थान रहेगा। जैसे कोई जन्म से ही अगर कोई राजनीतिक घराने में कोई पैदा लिया है, जैसे राहुल गांधी को ले लो, तो उसको राजनीति के नाम से जाना जाता है ना। कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार के घर में, नायक के घर में जन्म लिया है तो उनको उसी नाम से जाना जाता है। कोई अमीर घराने में जन्म लिया है तो अमीर, कोई गरीब घराने में जन्म लिया है तो उसे गरीब मान दिया जाता है। जैसे कि आप जिस जाति में जन्म लिए हो, आपके माँ बाप के हिसाब से आपकी जाति भी पहले ही फिक्स कर दी गई है। इसी चीज़ को हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं, जो पहले से ही निर्धारित की रहती है, इंसान द्वारा ही की गई है, लेकिन पहले से ही निर्धारित है, हमारे आने के बाद वो निर्धारित नहीं हुई है। ठीक है, इसी चीज़ को हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। दूसरा आता है संपदा। तो सामाजिक स्तरीकरण का ये दूसरा सिद्धांत हो जाता है हमारा संपदा। समाज में संपदा की उत्पत्ति उत्पन्न होती है तब जब प्रौद्योगिकी में उन्नति हो और उत्पादन की रीति में बदलाव आए। अच्छा, संपदा का मतलब होता है संपत्ति, यानी कि धन संपत्ति कहते हैं ना, तो इसी चीज़ को हम संपदा कहते हैं। तो हमारी धन संपत्ति में क्या आ जाता है? भोजन आ जाता है, अनाज आ जाता है, कृषि व्यवस्था आ जाता है। जो ग्रामीण लोग हो रहे होंगे उनको डायरेक्टली वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज़ों को। और मुद्रा आ जाती है, यानी कि पैसा, मनी तो खैर धन होता ही है, अनाज भी होता है धन हमारा, क्योंकि हम अनाज को बेच करके, खेती गृहस्थी कर करके भी धन कमाते हैं, अर्थव्यवस्था अपना बनाए रखते हैं। और धातु में आ जाता है सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो भी होते हैं। और पशुधन, तो पशुधन क्या है? तो जैसे कि पशु से हमें क्या क्या मिल जाता है? दूध मिल जाता है, उसके दांतों का भी हम उपयोग कर लेते हैं, उसकी चमड़ी का भी हम उपयोग कर लेते हैं, उसकी स्किन से ऊन भी बनता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानवरों से हम लोग बनाते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो इसलिए पशु को भी धन के रूप में माना गया है। पशुधन, मुद्राएं, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब, जैसे मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा धनी है, कोई तेल की खेती करता है, तो उसको हम अमीर, ऊंचे घराने में मानते हैं ना, कि उच्च स्तर पे रखते हैं। और कुछ लोग उसमें निम्न स्तर में भी आते हैं, जिसके पास कम पैसा होता है, कम वेतन होता है, या फिर वो मतलब
कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कम पैसा कम मान सम्मान मिलता है तो उसको हम निम्न जाति में रखते हैं। इसमें भी भेदभाव किया जाता है, विभाजन किया जाता है। फिर आता है हमारा तीसरा सत्ता। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत चीज़ों में पढ़ाया जाएगा, तो सत्ता को हम इसी में डिटेल्स में देखेंगे। सत्ता क्या है? तो सत्ता सामाजिकरण का तीसरा श्रेणी में आता है, तीसरी संयोजी सिद्धांत है। रॉबर्ट के अनुसार सत्ता वह पावर है जो किसी व्यक्ति से वो कार्य भी करवा सकती है जो वो किसी और के कहने पे नहीं करता है या फिर वो खुद से नहीं करता। सपोज़ सरकार ने आपको कहा कि कल रात 9 बजे नोटबंदी लगेगा या कर्फ्यू लगेगा, तो हम लोग क्या मान लें कि हाँ सरकार बोल रही है मतलब लगेगा। जो भी सामान लेना है, राशन पानी, बैंक का जो भी काम है आज ही कर लेना, अभी कर लेना है, क्योंकि रात को तो बंद हो जाएगा सब चीज़। और अगली सुबह वैसे ही वहाँ सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन ये सरकार बात बोली तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई विरोध नहीं किया गया, हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। बाद में जो भी बात हुई बाद में किया, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि 2 घंटे बाद ये होगा, 4 दिन बाद ये होगा, तो हमने उस चीज़ की तैयारी कर ली, पहले प्रिपरेशन कर लिया खुद को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यही बात अगर कोई और बोलता, आपके पड़ोसी सपोज़ बोल रहे हैं कि यार कल ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, ये काम होने वाला है, या फिर आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, तो कोई मानता है? कोई नहीं मानता है। तो वही बात है, सत्ता का मतलब होता है पावर, शक्ति। कहीं कहीं ना शक्ति वर्ड भी हो जाता है, तो आपके अंदर क्या शक्ति है। जैसे राजनीतिक दल के पास शक्ति होती है, सरकार के पास पावर होती है, सबसे अच्छा कानून के पास पावर होती है, ठीक है, कि कोई भी सरकार जो है कोई भी कानून लागू कर रही है तो उनके पास वो पावर है, तभी हम उनकी बात मानते हैं। कोई और अगर हमें बोलता है तो हम उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं मानते उनकी बात। इसी चीज़ को सत्ता कहा गया है। फिर सामाजिक गतिशीलता देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं जितना भी चीज़ है सामाजिक स्तरीकरण से जुड़ा हुआ सबको मैं इसमें कंप्लीट करवा दूँगी। तो गतिशीलता, अच्छा गति जैसे होता है ना किसी चीज़ की स्पीड, ऐसे ट्रेन चल रहा है तो कितनी रफ्तार से चल रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है, किस स्पीड में जा रहा है, तो इस चीज़ को भी हम गतिशीलता से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सामाजिक गतिशीलता से मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो ट्रेन से हम सफ़र करते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ट्रेन से हम सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं तुरंत, तो इस चीज़ को भी गतिशीलता कहा जाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है तो हम सामान्य भाषा में गतिशील होने की क्रिया मानते हैं इस चीज़ को, परंतु इस तरह की गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन में कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। समाजशास्त्रीय में गतिशीलता को एक सामाजिक व्यवस्था में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पाना समझा है। मतलब कि एक पद से आप दूसरे पद पे जाते हो, मान लो कि आप पियोन हो, तो पियोन से आप वहाँ के क्लर्क होने का सफ़र कैसे तय करते हो, उस जो सफ़र से आप जो पहुँच जाते हो अपने पोस्ट पे, नीचे से ऊंचे पोस्ट पे, उसको गतिशीलता कहते हैं। और आप मान लो कि ऊंचे से नीचे पोस्ट पे आ रहे हो, इसको भी गतिशीलता कहते हैं। जैसे कोई बहुत ही अच्छा कर्मचारी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, या फिर कोई पायलट है, उसको मतलब कुछ उसने गड़बड़ कर दिया तो उसको हम क्या किए, वहाँ से नीचे ला दिया, तो वो भी गतिशीलता में आता है, ऊंचे से नीचे लाना, नीचे से ऊंचे लाना। और गतिशीलता के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, दूसरा लंबवत सामाजिक गतिशीलता। लंबवत के भी 2 प्रकार है। तो पहले क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता को समझ लेते हैं। जब एक व्यक्ति या स्थानांतरण एक ही स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में होता है तो उसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांसफ़र ले लेते हैं, जैसे आप किसी काम कर रहे हो, सरकारी काम कोई कर रहे हो, तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये ठीक है, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, एक शहर से दूसरे शहर, है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है आपका। इसको हम इस श्रेणी में लेते हैं क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। दूसरा हमारा आता है लंबवत सामाजिक गतिशीलता। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को एक पद से ऊंचा या नीचे पद पे दे दिया जाता है काम, ठीक है, जो वह लंबवत सामाजिक गतिशीलता में आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया गया, वो इतना अच्छा प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल की पोस्ट मिल गई, या फिर किसी टीचर को हवालदार की भी पोस्ट मिल सकती है, तो इन दोनों को हम लंबवत सामाजिक श्रेणी में रखते हैं। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला हम देख लेते हैं, इसके प्रकार होते हैं लंबवत ऊपरीमुखी गतिशीलता।
हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आ जाता है जैसे टीचर को प्रिंसिपल बना दिया, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। दूसरा आता है लंबवत अधोमुखी, इसको ऊंचे से नीचे लाना, जैसे किसी कैप्टन को हम हवलदार बना दिए, इस तरह की चीज़ें। तो यूनिट 2 हमारा 1 इतना ही था। यूनिट 2 देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के आधार, इसमें भी 3 आधार दिए हुए हैं इसका। पहला होता है वर्ग, यह संपदा स्तर पर अंतर करने से संबंधित है, इसे आर्थिक भिन्नता भी कहा जाता है। जैसे आर्थिक तौर पे कोई अलग होता है, कोई कम पैसे वाला, कोई ज़्यादा, कोई अमीर, कोई गरीब। तो इस चीज़ में जो भी हमने पहले पढ़ा था, स्थिति उसी से रिलेटेड है ये। तो जो ज़्यादा पैसे वाला है या ऊंची जाति नीची जाति, तो उस तरीके से हम इसको रखते हैं। फिर दूसरा सत्ता शक्ति तो हमने पढ़ ही लिया है, परिस्थिति भी पढ़ लिया हमने। यह सामाजिक समानता या प्रतिष्ठा से संबंधित है। जब भी प्रतिष्ठा वर्ड आ रहा है तो मतलब कि इंसान की जो प्रतिष्ठा है, जो पद है, वो कैसा है कैसा नहीं है, जन्म के पहले डिसाइड हो जाता है। ये सब चीज़ें हम पॉइंट कर लेंगे। सामाजिक स्तरण के आधार, स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोगों को उनकी संपदा, सत्ताधिकार और प्रतिष्ठा के आधार पर असमान रूप से श्रेणियों में बांटा जाता है और उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, मतलब पुरस्कार दिया जाता है। जो जिस तरह का है, जैसा उनका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में है, उनको उस तरीके से सम्मान दिया जाता है। जैसे ब्राह्मण को हम पूजनीय मानते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ठीक है। क्षत्रिय को हम योद्धा समान रखते हैं, उसी तरह हम निम्न जाति के या नीची जाति के लोगों को उसी तरह की इज्जत देते हैं, जो कि मतलब गलत है, समानताएं नहीं है यहाँ पर, मगर सामाजिक स्तरीकरण में यही चीज़ें होती हैं। वर्ग, सत्ता और परिस्थिति की अध्ययन करते थे, जबकि प्रजाति आयु, लिंग और लैंगिकता यानी कि जेंडर तथा निर्जाति का अध्ययन भी नहीं होता था। जो पहले का जो सामाजिक स्तरीकरण था, इन सब में ये चीज़ें नहीं होती थी। वर्ग की थोड़ी और अवधारणा देख लेते हैं हम। तो वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में वर्ग के साथ साथ एक और विशेषता को प्रमुख बताया, जो था सामाजिक सम्मान या सामाजिक स्थिति। इसलिए वेबर ने वर्ग के स्थान पर स्थिति समूह यानी कि स्टेटस ग्रुप शब्द का प्रयोग किया। वर्ग एक बंद समूह नहीं होकर के पूरा ओपन, खुला सा समूह है, ठीक है। मतलब ये एक कोई कमरे की तरह नहीं है, ये पूरा खुला सा हॉल है, ऐसे समझ सकते हैं, या फिर कोई खुला फील्ड है। वेबर ने भी समाज में वर्ग के आधार पर आर्थिक स्तर पर मतभेद देखा। इनका कहना था कि वर्गों जो भी मतभेद होते थे, इनसे ये थोड़े से नाराज़ थे। इनका मानना था कि जो भी 4 वर्ग है पूरे समाज में, पहला जैसे ब्राह्मणों का, ऊंची जाति का आ गया, फिर उसके बाद राजपूतों का आ गया, क्षत्रिय जाति का, फिर तीसरा पे आ जाता है व्यावसायिक, जो लोग व्यापारी होते हैं, इन लोगों का, और सबसे नीचे मजदूरों को रखा गया है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा प्रजाति। अच्छा, सामाजिक स्तर का अंतिम प्रकार है ये प्रजाति और निर्जाति के आधार पर स्तर। अच्छा, प्रजाति में वो लोग आ जाते हैं जो जन्म से ही वैसे रूप के होते हैं, जैसे कि कोई काला ही है, पूरी इसकी प्रजाति काली हो जाती है। ये ज़्यादातर आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, या फिर कोई उसकी नस्लें उसी तरह होती हैं। जैसे कि हेयर देखोगे आप, हेयर का टेक्सचर कर्ली हेयर है तो सबका वैसा ही हेयर रहेगा, स्ट्रेट हेयर है, या फिर फेस में कोई आप देखोगे चेहरे का रंग रूप कोई एकदम ब्लैक है, तो सब उसकी पूरी जाति के समूह के लोग पूरे के पूरे काले हो जाएंगे। जैसे हम लोग में इंडियंस में होता है ना कि हाँ कोई सांवला हो गया, कोई गोरा हो गया, इस तरीके से हर एक ही खानदान में आपको बहुत सारे तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन उन लोगों में ऐसा होता है, उनकी जो प्रजाति होती है, प्रजाति में ऐसा होता है कि उनकी पूरी नस्लें, जो पूरा उनका खानदान है और जो उनका समूह है, सब एक जैसा ही चला जाता है। जैसे किसी का लिप्स पूरा बड़ा है तो सबका ऐसे ही रह जाएगा, नैन नेक्स जो भी है, तो इसी को हम प्रजाति में रखते हैं। इनके साथ भी बहुत ही मतभेद होता है, इनको समाज से अलग माना जाता है। और ये दक्षिणी अफ्रीका में ये माना जाता है, ये अवधारणा है कि शारीरिक बनावट और रंग का व्यक्ति भी जैसा रंग होता है वैसे व्यक्ति का चरित्र, बुद्धि और अन्य गुण, जैसे उनकी सहनशीलता, उनका जो वो काम करती है उसकी प्रतिक्रिया, ये सब गहरा संबंध रखती है उस व्यक्ति के, जो भी उसका रंग रूप और बनावट जैसा है उस पर ज़्यादा निर्भर करती है। फिर आता है निर्जातीयता।
निर्जाति भी प्रजाति की तरह ही होती है, लेकिन ये ऐसा है कि प्रजाति जो है, प्रजाति को जन्मजात मिला रहता है। वो जो गुण रहते हैं, जो उनका रंग है, रूप है, नैन नक्श है, वो उनको जन्म से ही मिल जाते हैं। लेकिन निर्जाति में इनको कमाना पड़ता है, इनको मेहनत करना पड़ता है। इनकी जो होती है संस्कृति धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर सीखी हुई होती है, ये सीखते हैं। जैसे किसी भाषा का विकास करते हैं, किसी एक भाषा का इतिहास अपना बनाते हैं, राष्ट्रीय जीवन में विश्वास रखते हैं। इनके पास कोई भी चीज़ होती है ना, प्रजाति की तरह जन्मत नहीं होती है, इनको कमाना पड़ता है, वो गुण खुद में विकसित करना पड़ता है। फिर आता है लिंग। तो लिंग में वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग आता है। तो लिंग दो तरह की होती है, हम लोग जानते हैं। समाज में जैसा व्यवहार करते हैं उसे उस तरह की भूमिका निभाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कोई महिला है या कोई पुरुष है, वो अलग अलग भूमिका निभाता है, हम सब कोई, है ना। समाज में पुरुषों को हमेशा स्टार्टिंग से ही ऊंचा माना गया, ऊंचा दर्जा दिया गया है, और महिलाओं को उनसे तुच्छ समझा गया है या नीचा रखा गया है। क्योंकि लोगों का, समाज का ये मानना है कि पुरुष शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं और मानसिक रूप से भी वही स्ट्रांग होते हैं, मतलब महिला की कोई कुछ है ही नहीं उनका। तो इस तरह से दर्शाया गया समाज में और मीडिया में। तो इसी हिसाब से लिंग में जितना भी भेदभाव है ना, जो स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कि उनके साथ, हाँ, मतलब वो शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, तो मतलब वो ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। बाहर का कामकाज पुरुषों को दे दिया गया है, घर का कामकाज महिलाओं को दे दिया गया। लेकिन हालांकि आज की दुनिया में बहुत सारी अवधारणाएं बदल रही है, परंपराएं, रूढ़ियाँ टूट रही है, लेकिन जो भी इनकी मान्यताएं थी पूर्वी पहले वाली, वो सब इसमें मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हम ब्लॉक 2 पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।